नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया और इसमें हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया था SHE के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में हमने खूब अच्छे से जो है प्रीवियस सेशन में बता दिया है कि जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल के जो दोनों अर्ध सेल होते हैं, एनोड सेल और कैथोड सेल, उनकी माप, उनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। इसकी गणना करने के लिए हमने बनाया था SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके बारे में हमने जो है प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से बता दिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा नॉट्स इक्वेशन यानी कि नैनसॉर्ट समीकरण पर। नॉट्स इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे। तो ये जो है इस लेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको जो है जानना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट जो होगा नैनसॉर्ट समीकरण यानी कि नॉट्स इक्वेशन। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम जानेंगे नॉट्स इक्वेशन के बारे में। नॉट्स इक्वेशन है क्या? तो नॉट्स इक्वेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। क्लास 11th का एक लेसन है जो है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, और ऊष्मागतिकी से यह टॉपिक जो है रिलेटेड है, और उसके जिस भाग से रिलेटेड है वो है क्या, तो गिब्स ऊर्जा, जिसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा जी द्वारा। ये क्या है, तो इसे बोला जाता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। और ये जो गिब्स ऊर्जा है इसका मान पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या शून्य हो सकता है। यदि डेल्टा जी का मान यानी कि गिब्स ऊर्जा का जो मान है यदि क्या हो जाए तो निगेटिव हो जाए, यदि निगेटिव आता है डेल्टा जी का मान, तो वह प्रक्रम जो है स्वतः यह जो चैप्टर है, यह जो टॉपिक है नॉट्स इक्वेशन, क्लास 11th का एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम उस चैप्टर का रिमार्क करेंगे और उसके बाद से जानेंगे नॉट्स इक्वेशन के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक था जो था गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा जिसे प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा जी द्वारा। ये क्या है, तो गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा, इसे हमें रिमार्क करना है। यह जो है क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसके बाद से डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ये वाला भाग जो होगा नॉट्स इक्वेशन यानी कि नैनसॉर्ट समीकरण। तो ध्यान दीजिए, यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव आता हो तो वह प्रक्रम जो है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। जैसे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होता है, तो वह प्रक्रम जो स्वयं हो, उसको करवाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि हमने डिब्बे में अगरबत्ती का धुआं भर लिया और डिब्बे के ढक्कन को यदि हम खोलेंगे तो धुआं अपने आप बाहर निकलेगा। तो क्या हो रहा है,
डिब्बे से धुआं अपने आप बाहर निकल रहा है, यानी कि यह स्वतः प्रक्रम है। तो यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है तो वह प्रक्रम होता है स्वतः। उसके बाद से यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता हो तो वह प्रक्रम जो है अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। इसका क्या मतलब कि जैसे कि हमें अगरबत्ती के धुएं को पकड़ करके डिब्बे में भरना होता है, ये नहीं है कि अगरबत्ती का जो धुआं है डिब्बे में अपने आप भर जाए। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि हम उस प्रक्रम को करवा रहे हैं, धुएं को डिब्बे में भर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। उसके बाद से यदि डेल्टा जी का मान 0 आता हो तो वह होता है साम्यावस्था। इसका क्या मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिकारकों के बीच होती है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है, और जब अभिकारकों और उत्पादों की अभिक्रिया दर एक समान हो जाती है तो उसे बोला जाता है क्या? साम्यावस्था। अब हमने इसी लेसन के प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना था ई सेल के बारे में। किसके बारे में? तो ई सेल के बारे में। ई सेल है क्या? तो इसे कहा जाता है सेल विभव। यदि ई सेल का जो मान है, ई सेल इजकल टू निगेटिव आता हो तो इसका मतलब ये है कि सेल द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि वह सेल क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। जब सेल कार्य करेगा तो सेल जो है डिस्चार्ज होगा। यदि इस सेल का जो मान है पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है? तो सेल पर कार्य हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको चार्ज किया जा रहा है, यदि इस सेल का जो मान है 0 आता है यानी कि वह अभिक्रिया कहाँ पे है? तो साम्यावस्था में। अब जो है मानक स्थिति में क्या होता है? मानक स्थिति में जो डेल्टा जी जो है हो जाता है डेल्टा जी नॉट, इसे बोला जाता है मानक गिब्स ऊर्जा। और ये जो ई सेल है ये हो जाता है ई सेल नॉट, और इसको बोला जाता है मानक सेल विभव। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिल गई। अब जो है इस साइड में हम चलते हैं और अब हम जानेंगे नॉर्स इक्वेशन के बारे में। तब हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, एक अभिक्रिया लिखेंगे स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, और ये है उत्क्रमणी का चिन्ह, और स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। हमने जो है यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा, और इसके लिए एक चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे Q को जो है क्वोशेंट बोला जाता है। क्या चीज़? तो क्वोशेंट। इसका जो वही कार्य होता है जैसे कि साम्य स्थिरांक K का, अभी जो है हम उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो साम्य स्थिरांक K के तरह ही इसका कार्य होता है। इसका मतलब है कि Q बराबर हो जाता है उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल का जो अनुपात होता है वही क्या है? तो Q है। यानी कि ये हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता C इंटू हो जाएगा ये D, यानी कि
सी की पदार्थ सी की सांद्रता, उसके बाद से पदार्थ डी की सांद्रता और डी के ऊपर हो जाएगा स्मॉल डी। और ये जो ऊपर स्मॉल दिखाया जा रहा है ये जो है अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल है। और बटे में हो जाएगा कैपिटल ए का पावर स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी का पावर स्मॉल बी। ये है क्या चीज़, तो Q का मान। इसका मतलब ये है कि उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल का जो अनुपात होता है उसे ही बोला जाता है Q, यानी कि क्वोशेंट। अब आगे हम देख लेते हैं ये Q का मान। जैसे कि हमने एक रासायनिक डेनियल सेल का रिएक्शन बताया था, जिंक सॉलिड स्टेट में प्लस Cu एक्वस फॉर्म में, यानी कि इस पर 2 धन आयन, और इससे बना क्या, तो जिंक एक्वस फॉर्म में यानी कि 2 धन आयन बनाया और प्लस Cu सॉलिड स्टेट में। ये डेनियल सेल का रिएक्शन है, डेनियल सेल का रिएक्शन है। यहाँ पे जो है इसके लिए यदि हम Q का मान लिखें, इसके लिए यदि हम Q का मान लिखें तो Q इजकल टू हो जाएगा क्या चीज़, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है क्या, तो ठोस की गणना नहीं करते हैं, ठोस की गणना यहाँ पे नहीं करते हैं, ठोस की गणना नहीं करना है। इसका मतलब कि कॉपर को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में नहीं लिया जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये जो है जिंक पे 2 धन आयन एक्वस फॉर्म में, यानी कि जिंक आयन की सांद्रता और इसके अणुओं की संख्या 1 है, तो इस पर जो है पावर हो जाएगा 1 और बटे में हो जाएगा क्या चीज़, तो ये वाला अभिकारक की सांद्रता, यानी कि Cu पे 2 धन आयन और इसकी जो भी अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसकी भी अणुओं की संख्या जो है 1 ही है। ठीक, तो ये जो है इस डेनियल सेल वाले रिएक्शन के लिए हो जाएगा किसका मान, तो Q का मान। अब हम आगे बढ़ें और हम जो है यहाँ पे एक समीकरण लिखेंगे जो है क्या, तो डेल्टा जी बराबर माइनस का NF ई सेल। एक हमने यहाँ पे समीकरण लिखा, इस समीकरण को जो है याद करना होगा और यहीं से हम निकालेंगे क्या चीज़, नॉर्श इक्वेशन। तो यहाँ पे जो N है ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सॉलिड स्टेट में गया और ये जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक्वस फॉर्म में गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे N का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन में समीकरण में जो है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही क्या है, तो N है। यहाँ पे F क्या है, तो इसको बोला जाता है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। और इसका जो मान होता है वो क्या, तो इसका 1 फैराडे इजकल टू होता है 96487 और यदि हम इसको ऐसे कर दें तो हो जाएगा 96500। लगभग में हम ये मान यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको जो है हम मान लेते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद से देखते हैं दूसरा जो है, यही जो है मानक कंडीशन में क्या हो जाएगा, मानक स्थिति में डेल्टा जी हो जाता है, डेल्टा जी नॉट, तो हो जाएगा क्या, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस का NF, ये ई सेल जो है ई नॉट सेल हो जाता है, तो ई नॉट सेल। इसको जो है समीकरण हम मान लेते हैं 2, इसको हम समीकरण बना लेते हैं 2। अब एक समीकरण आता है जो है क्या, तो वह समीकरण है डेल्टा जी बराबर
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इसको जो है इक्वेशन हम थर्ड मानते हैं। ये मेन है। डेल्टा जी जो है वही गिब्ज ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्ज ऊर्जा, और आर जो है यहाँ पे क्या है, तो आर जो है स्थिरांक है जिसका मान होता है 8.314। उसके बाद से जो टी है ये है तापमान, और इसका जो मान होता है वह होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो है 273 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। उसके बाद से ये जो है एल एन, ये जो है एल एन के बारे में जानते हैं। क्यू जो है हम लोगों का यही है क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे निकाला। तो एल एन के बारे में यहाँ पे जानकारी हम लेते हैं। एल एन है क्या, तो यदि एल एन पे बेस ई हो तो ये हो जाता है क्या चीज़, तो एल एन एक्स। यदि लॉग पे बेस 10 हो तो ये हो जाता है लॉग एक्स, और एल एन को लॉग में बदलना है तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल एन एक्स इजकल टू हो जाएगा 2.303 लॉग एक्स। ठीक, तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब जो है इस साइड में जो भी चीज़ें था और सब कुछ हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है डेल्टा जी है, इस जी का मान यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो है डेल्टा जी नॉट है, ये जो डेल्टा जी नॉट है उसके मान यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कि समीकरण 1 और 2 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 1 मिनट, समीकरण 1 व 2 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 का मान क्या करें, तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा जी का मान हम ये रखेंगे माइनस का एन एफ ई सेल इजकल टू, यहाँ पे जो है हम रखेंगे इसका मान डेल्टा जी नॉट का, तो ये हो जाएगा माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, और उसके बाद से बाकी सब जैसे हैं वैसे लिख देते हैं आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। अब क्या करें, ये माइनस का एन एफ इधर भी है इधर भी है, तो क्या करते हैं दोनों ओर जो है क्या करें, तो माइनस का एन एफ से भाग देने पर, दोनों ओर माइनस का एन एफ से भाग देने पर, माइनस का एन एफ से दोनों ओर भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, और बटे में हो जाएगा माइनस एन एफ इजकल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और बटे में हो जाएगा माइनस एन एफ, और उसके बाद से प्लस आर टी एल एन क्यू, और इसका भी बटे में हो जाएगा माइनस का एन एफ। तो माइनस के एन एफ से एन एफ ये कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस एन एफ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे जो है हमें मिल जाएगा यही चीज़ जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी समीकरण को अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी जगह की समस्या है तो इस पार्ट को हम मिटाएंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम बताते हैं। चलिए इसको जो है हम मिटा लेते हैं इस भाग को, और अब हम जो है आगे जानेंगे इसके बारे में। देखिए तो इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके लिए हमने जो है इसे मिटा लिया है। तो ये हो जाएगा ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू, और बटे में हो जाएगा एन एफ, आर टी एल एन क्यू बटे में हो जाएगा एन एफ।
और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया और इसी को बोला जाता है नैनसॉर्ट समीकरण। इसी को कहा जाता है नैनसॉर्ट समीकरण यानी कि नॉर्स इक्वेशन। अब जो है हम क्या करें, इसको जो है क्या करना है, इम्पोर्टेंट बना लेना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और यही क्या है, नॉर्स इक्वेशन है। तो नॉर्स इक्वेशन हमने यहाँ पे जो टॉपिक शुरू किया था उसको जो है हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जो है क्या करते हैं, तो इस आर और टी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद से एफ का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है और लॉग को हम बदल लेंगे किस में, तो एल को बदल लेंगे लॉग में। तब ये हो जाएगा ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस आर की जगह पे लिखेंगे 8.314 इंटू टी के स्थान पे 298 इंटू ये हो जाएगा 2.303 लॉग क्यू और बटे में हो जाएगा क्या, तो n इंटू 96500। ये सभी को हल करते हैं तो आता है क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n लॉग क्यू। और ये भी एक जो है समीकरण इसी से बना और यही क्या है, तो नॉर्स नैनसॉर्ट समीकरण है। क्या है, तो नैनसॉर्ट समीकरण है। तो यहाँ पे जो है हमने ये भी जो समीकरण होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये समीकरण किसका हल है, तो यही मेन समीकरण का हल है और यही क्या है, नैनसॉर्ट समीकरण है यानी कि नॉर्स इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो है नॉर्स इक्वेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। यही चीज़ जो है साम्यावस्था में क्या हो जाता है, साम्यावस्था पर जो है Q जो है K हो जाता है, ई सेल जो है ई नॉट सेल हो जाता है और जो ये डेल्टा जी है डेल्टा जी नॉट हो जाता है। ये चीज़ें जो है हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमने नैनसॉर्ट समीकरण कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हम यहाँ से अगला जो टॉपिक होगा उसको जो है हम बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल को अगले पार्ट में करेंगे और उसके बाद से जो है इस लेसन के आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये जो है सब कुछ समझ में आता है तो कमेंट से ज़रूर बताइए कि सब कुछ समझ में आ रहा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।